was diagnosed with autism, and Abhite was ADHD. Is yeah. जब वो जब दोनों 3 साल के थे तब डायग्नोस इनको हुआ ऑटिज्म एंड ADHD. एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन डूइंग थेरेपीज, बैक टू बैक थेरेपीज हमने करवाई. बट फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरी जो स्पेशल एजुकेटर थी, शी वॉज वेरी काइंड, शी वॉज वेरी हेल्पफुल. उन्होंने हमें एक पैटर्न बता दिया जिस पैटर्न पे ये थेरेपीज चलती हैं, दैट इट्स जस्ट मेंटली इंगेज रखना एंड फिजिकली इनको एक्टिव करना, सो दैट दे रिलैक्स एंड देन दे स्टार्ट पेइंग अटेंशन. So it was like managing the treatments basically. तो मैंने वही किया इनके साथ. फिर थेरेपीज कंटिन्यू ज़्यादा टाइम के बाद नहीं करी, सब कुछ घर ही पे किया. बहुत अपने आप से भी बहुत सर्च करती थी, वीडियोस देखती थी, डॉक्टर BRC के वीडियोस, डॉक्टर वली, डॉक्टर मनीष, आप लोगों के वीडियोस देखती थी. इनका डाइट काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखती थी, तो दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग. बट आई वॉज अ प्रोफेशनल राइटर. मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा बिकॉज ये लोग इग्नोर हो जाते थे और सिम्टम्स उनके बहुत उभर के आ जाते थे वापस. आगे फ्यूचर मुझे नहीं दिखता था कि क्या करना है. इनको सिम्टम्स ही मैनेज करना है, पूरी लाइफ यही बताया गया है, बिकॉज देयर इज नो क्योर फॉर, there was no cure as such until अभी 1.5-2 महीने पहले मुझे कैन के बारे में पता चला, कैन प्रोटोकॉल के बारे में. और आई गॉट इन टच विद द टीम, डॉक्टर नमिता, आई गॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप. वहाँ से मुझे डाइट, नीम, एवरीथिंग आई गॉट टू नो. पूरे दिन का रूटीन 60 to 70% ही मैं फॉलो कर पाई प्रोटोकॉल. बट इन आकाश में अगर मैं बताऊँ तो he has speech issues and understanding behavior little bit difference आया, very significant difference. He's trying to communicate more. Social नहीं था पहले. He wants to communicate with other children now. Abhyuday okay, behavioral symptoms हैं इनके. स्किन एलर्जीज थी. नीम एंड मेन थिंग इज डाइजेशन दोनों का बहुत गड़बड़ रहता था. विद इज years and years of constipation. नीम जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, सेम जैसे दूसरे पेरेंट ने कहा, 3 days के अंदर their constipation was treated immediately with नीम. बाकी चीज़ें मैंने करी हैं बट नॉट 100%. बट नीम आई मेड श्योर आई एम गिविंग एवरी डे to them, and I'm also taking myself. It has made me calmer also. मतलब मैं भी बहुत शांत फील करती हूँ. and skin allergies इनकी ठीक हुई हैं, इनका digestion ठीक हुआ है दोनों का. They are in front of you. I don't know. I've been living with this for so many years. I don't know how to put it into words. So thank you, Dr. Ramadan, Dr. BRC. Thank you so much, Dr. Acharya Mishra. कुछ परफॉर्मेंस दिखाएंगे बच्चे? Yes. Yes. इन्होंने खुद ही अपनी परफॉर्मेंस सिलेक्ट करी थी. इनका पियानो wanted to. Oh. Okay. Arkansh wants to play the national anthem. He wanted to play the national anthem here today. Good afternoon, everyone. Today, जाओ तोरी चरण कमल परवारी, जाओ तोरी चरण कमल परवारी. हे गोपाल गोविंद
इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। आपको ये पता है कि म्यूजिक बजाना मुश्किल है, गाना गाना मुश्किल है, दोनों को एक साथ करना और मुश्किल है। आकांक्ष, ये आपके लिए, और आपकी कहानी से बहुत लोग इंस्पायर होंगे और कैंप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर कमिंग। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप अभी बार बार सुन रहे हैं तो एवरेज इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी पैरामीटर्स जो उनके इम्प्रूवमेंट है, मान लेते हैं इसमें से हम ले लेते हैं हाइपर एक्टिविटी। 92% बच्चों को हाइपर एक्टिविटी पहले थी और 51% फायदा हो गया। 51% मतलब आधे फायदा हो गया, आधे। तो इट इज़ अ गुड विद इन फ्यू डेज। सिमिलरली अगर हम लें स्पीच, डिलेड स्पीच, बच्चों को बोलने में तकलीफ जो 87% बच्चों में पहले थी ऑन एवरेज, वो उनमें 27% इंप्रूवमेंट आया। जितना था उससे 27%। किसी को हो सकता है 100% इंप्रूवमेंट आ गया, किसी को हो सकता है 10% इंप्रूवमेंट आया। तो एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट, ऐसे बच्चे होते हैं जो नज़र नहीं मिलाते, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, इधर देख के बात करेंगे, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। और 91% अधिकतर बच्चों में एक दिक्कत आती है जिनमें 54% ठीक हुआ। 54% का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कुछ बच्चे 100% ठीक हुए, कुछ बच्चे 27% ही ठीक हुए, 20% ठीक हुए। तो एवरेज जो आया वो 54% इंप्रूवमेंट आया। तो ये है प्राइमरी सिम्टम जिनके बेसिस पे ये डायग्नोस किया गया जाता है कि बच्चे ऑटिज्म के पेशेंट हैं या नहीं हैं। जैसे इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, 92% बच्चे में ये वाली दिक्कत थी, जो कहीं भी हंसना नहीं तो हंसने लगेंगे, जहाँ हंसना तो हंसेंगे नहीं, राइट। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं इस वाले बैच का 15 दिन के आसपास या 15 से थोड़े ज़्यादा दिन करने के बाद दैट इज 43% इम्प्रूवमेंट, यानी कि कुछ का पूरी तरह ठीक हो गया, कुछ का पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तो एवरेज, कुछ का बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, ऐसा भी है। तो एवरेज मिला के 43% इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से ये है प्राइमरी सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात समझना होगा अगर आपको ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर समझना है। डायबिटीज समझना आसान है कि डायबिटीज का एक ही पैरामीटर, ओनली वन, ब्लड शुगर रीडिंग बताओ। अगर कम है तो आप ठीक है, ज्यादा है तो डायबिटीज है। ब्लड प्रेशर एक ही पैरामीटर है, बीपी की रीडिंग बताओ, उसी से डायग्नोस होगा कि आप बीपी के पेशेंट है या नहीं है। जबकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कोई एक पैरामीटर नहीं है, इसके इतने सारे पैरामीटर हैं, प्राइमरी पैरामीटर। इन सबको ठीक करेंगे तो जाके बच्चा ठीक हुआ मानेंगे। और सारे सिम्टम्स सारे बच्चों को नहीं होते, इनमें से कोई पर्टिकुलर 10 होंगे किसी एक बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को उनमें से कोई और 10 होगा। वो आपको समझना पड़ेगा, आगे समझाऊंगा। फिर सेकेंडरी पैरामीटर अलग है। So this is the secondary parameter। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ऐसे बच्चों को ये टर्शरी पैरामीटर एपिलेप्सी ज़्यादा होता है। नॉर्मल बच्चों को भी एपिलेप्सी हो सकता है, लेकिन ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी फिट्स पड़ना ज़्यादा कॉमन होता है। करीब इस बैच में 26% बच्चों को हमसे जुड़ने से पहले फिट्स पड़ते थे, लेकिन इनके बाद, हमसे जुड़ने के बाद 78% इंप्रूवमेंट है। यानी कि काफ़ी बच्चों के फिट्स आना पूरी तरह खत्म हो गए, काफ़ी बच्चों का काफ़ी कम हो गया, बट एवरेज 78% आया, राइट। तो ठीक इसी तरह से ऐसे बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस ग्रुप में 21% बच्चों के को अस्थमा था हमसे जुड़ने से पहले, और 76% इंप्रूवमेंट बताया जुड़ने के बाद। यानी कि काफ़ी सारे बच्चों के एस्टमेंट प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई, कुछ बच्चों की ठीक नहीं हुई। तो एवरेज जाके ये फिगर आया 76%। तो कुछ बच्चों 63% बच्चों में रेकरेंट फीवर आने की समस्या थी, और उसमें 77% इम्प्रूवमेंट है। 77% इम्प्रूवमेंट का मतलब फिर वही कि कुछ बच्चों का फीवर आना पूरी तरह बंद हो गया, अधिकतर बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चों का फीवर आना कम तो हो गया लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तो एवरेज कितना है? 77%। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ों को ठीक करेंगे तो माना जाएगा कि भाई अब बच्चा ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपने ऑटिज्म और ADHD ठीक कैसे करना समझ लिया, तो आपने ये भी समझ लिया फीवर कैसे ठीक करना, अस्थमा कैसे ठीक करना, फिट्स कैसे ठीक करना, हेडेक कैसे ठीक करना है। क्योंकि ये सारी दिक्कतें इन बच्चों में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कॉन्स्टिपेशन 79%
बच्चों में रिपोर्ट की गई और उसमें 78% बच्चों में ये ठीक हो गई। यानी कि आप मान सकते हैं कि अधिकतर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कैन प्रोटोकॉल से ठीक हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि नॉर्मल बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनमें भी अस्थमा हो सकता है, उनमें भी फिट्स पड़ सकते हैं, बट उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा इन बच्चों में होते हैं। तो अब जो फाइनल स्लाइड है इसका, कि ऐसे बच्चों में 65% बच्चे, जो इस वाले ग्रुप के 110 बच्चे जो किसी न किसी दवाइयों में थे, और इस कैन प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद उनकी दवाइयाँ 92% छूट गई। 92% छूटने का मतलब काफ़ी सारे बच्चों का सारी दवाइयाँ छूट गई, लेकिन कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी दवाई वो फिर भी चला रहे हैं। हमारी तरफ से सारे छोड़ने हमने बोल दिया, लेकिन पेरेंट्स थोड़े से डगमगाए रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ऐसे बच्चों की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है समाज से दी हुई, कि बोलते हैं कि थेरेपी सेंटर चले जाओ, स्पीच थेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, बिहेवियर थेरेपी कराओ, फैमिली थेरेपी कराओ, काउंसलिंग कराओ। याद रखिए, आपकी गाड़ी रास्ते में अटक गई क्योंकि आपका इंजन खराब हो गया, और अगर आप गाड़ी को ऊपर से कितना भी चमकाएं तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। प्रॉब्लम इनसाइड है, प्रॉब्लम जीप की नहीं है कि जीप को बार बार हिलाने से वो बच्चा बोलने लगेगा। प्रॉब्लम इज इनसाइड, तो इनसाइड से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन स्पीच थेरेपी के नाम पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे एक तो बच्चे को टॉर्चर किया जिसकी जरूरत नहीं थी, ऊपर से ऐसे पेरेंट्स का महीने में 25 से 50 हज़ार तक खर्चा भी होता है इस चीज में, जो कि ऑनगोइंग है, जिंदगी भर ही करना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, वेल्थ वाइज, हर तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कैन प्रोटोकॉल का। कैन प्रोटोकॉल क्या होता है? हम सिर्फ इतना बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि ये नहीं करना है और ये जरूर करना है एवरी सिंगल डे, और हमें बताना भी है, राइट? और जब ये करने लगते हैं तो ये इंप्रूवमेंट आने लगता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनते रहें, पूरा आगे आपको पूरी समझ आएगी क्या एग्जैक्टली कैसे करना है। और जो आपको समझ आएगा, ये वीडियो भी उन पेरेंट्स को भेज देंगे तो वो इसको देख के भी समझ लेंगे। ये किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के लिए स्पेशली आपको हमारे पास ढूंढना है तो ही ठीक हो पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉलेज लेना है, ये समझना पड़ेगा आपको। यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन, दिस समथिंग यू टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने वो बताया जो जनवरी में हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी 110 पेशेंट पे, और 2025 में जो हमने अगस्त से लेकर नवंबर नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर कॉस्ट, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और फिटनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे बीपी है वो नॉर्मल हो जाती है बड़ी तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेजी से, एक हफ्ते के अंदर 3 से 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, स्टिफनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उससे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनके सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द पीपल ओपन फॉर द टू आस्क। सर, ट्रम्प ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रम्प ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रम्प के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रम्प ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो इस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ये किसी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है।
WHO बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज्यादा बढ़त किस में है, ज्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह है कर रहे थे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तिले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता में, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं आपको, ये बता रहे कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं। इससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे जो कि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी। डॉक्टर साहब सीधा प्रोडक्शन डॉक्टर साहब सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने काम करने के बाद उसको 2000 रुपए मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना खाने पीने का, ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1000 रुपए किलो हो, तब आप एक दाना चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूं पड़ रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो दिख गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा आपके इसमें? ये सरकार नहीं करेगी, सरकार को करेगी जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें अपनी मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। और सारे काम सरकार करेगी तो कुछ काम पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया है। 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह की मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं, और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसमें ऑयल की जरूरत ही नहीं आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर, अभी आप जैसे कि ये वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी के चोट लगती है, जैसे लोहा, जैसे टिटनेस के जैसे वैक्सीन की बात करें,
तो लोग उनसे डरते हैं उससे कि अगर नहीं लगवाएंगे तो बॉडी ढीली पड़ जाएगा। हाँ उस केस में देखिए, जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है तो खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी डर गए, आप में से लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी टिटनेस था वो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेथ की बात है, ठीक है, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेथ की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो मैंने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गया नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जब भी चोट लगती है नीम का पत्ते का पेस्ट बनाए पानी से और वहां पे लगा दिया तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है तो नीम का ही उकला कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है और ये चीज मैंने अपनी ग्रीन बोर्ड किताब में डाला है, सारा रेफरेंस मॉडल रेफरेंस भी डाला है मैंने और आयुर्वेदिक भी है। जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं, 125 तो हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप एक आदमी एक महीना एडल्ट, वन एडल्ट, अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 डब्बे चाहिए, जिनकी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज में, 3700 रुपीज में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज को इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, तो क्या कैंसर के पेशेंट के क्या सुझाव? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी तो आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था, छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे में आपको अभी, हाँ आप लोग सब पास में ही है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आचार्य जी है यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से कब हालत खराब होती है उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। भाई ये देखो ना, हाँ, ये खोलो आप, ये आइए हमने जी आप यहाँ बैठ गए, एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली, ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था, कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है, अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर लेते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा ली, अच्छा बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई इनकी। ये देखो, देखो 1.5 साल में ये हालत है। अब मैं आपको एक आधा और दिखा देता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, रिपोर्ट आई नॉर्मल, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है, ये बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद,
और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट को। यहाँ ऊपर हाँ कहाँ है? ये मैं वो ऊपर वो उधर सामने। अच्छा वहाँ, हाँ प्लीज प्लीज बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा? तो कंज्यूमर से हम चाहिए। हाँ नहीं उसी में प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी आप तो गेटअप में हैं, आप कभी इनके खेत में आएंगे, ये ऐसे ही मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ इनके खेत से आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और करने का तरीका क्या है? भैया 1 मिनट में एक फोटो दिखा दो, इनको पता लग जाए लोग आजकल बच्चों कैसे फंस रहे हैं। अब ये देखो, ये बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है। कान के पास इसके थोड़ा सा मांस बढ़ा हुआ है और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है। ये हॉस्पिटल पहुंच गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता भी था बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी कराई और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की हालत हो गई है। जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बायोप्सी, पेट स्कैन और मेमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, वो जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मेमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है। तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है कि भाई आप ये साबित कर दो इससे नहीं फैलता। ऐसा कोई पेपर दिखा दो, हम तो वहाँ पर पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है। तो अगला सवाल जो था। जी सर, मैं किसानों से सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं श्री बजाज ग्लोबल न्यूज़ से। सर, आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और थोड़ा करने का तरीका भी अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएं, और अगर आपके कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्मिंग में, उसको आप कैसे ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं? पहला सवाल ये है जी, मुझे 6-7 साल हो गए करते हुए ऑर्गेनिक। वो कीड़ों मकोड़ों के लिए नीम के पत्तों का प्रयोग करते हैं, छाई का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं उससे कीड़े मकोड़ों के लिए, और जो उसमें घास होती है उसके लिए हम करते हैं नलाई गुड़ाई से तैयार। कोई केमिकल वगैरह से हम उसकी घास वगैरह नहीं मारते। अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जैसे कि पूरी मेडिकल एक मिनट में आपको बोल देता हूँ। अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्लांट लगा दिया है, जल्दी हम बाकी शहरों में लगाएंगे। चंडीगढ़ में 1100 भारतीय गायें हैं, उनका गोबर गोमूत्र से हम खाद बनाना शुरू कर चुके हैं जो इन किसानों को देंगे। और अभी हम देश के और भागों में जहां जहां ऐसे किसान होंगे उनके पास ही प्लांट लगाएंगे जहां उनको ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल खाद, नेचुरल गोमूत्र, नीम के पत्ते और गुड़ के साथ, जो हमारे राज्यपाल भी हैं, आप जानते हो कि गुजरात के देवव्रत जी, और वो खुद 1999 में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था और उन्होंने इसी डाइट को फॉलो करके, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है आज की डेट में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने फ्रूट और सलाद, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा पी के मैंने अपने आप को जिंदा किया। और आज गुजरात के राज्यपाल है, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, और हिमाचल भारत का पहला प्राकृतिक खेती को करने वाला 90% किसान वहां करते हैं राज्य बन चुका है। तो अभी हम रोज की 2500 किलो खाद बना रहे हैं और ऐसे ही हम धीरे धीरे, और हमने बोला जो गरीब किसान होंगे हम उनको उनका गोमूत्र की बनी खाद, स्लरी बोलते हैं उसको, वो भी फ्री उपलब्ध कराएंगे। जो खरीद सकता होगा उसको बेचेंगे, जो नहीं खरीद सकता होगा उसको फ्री उपलब्ध कराएंगे। और ऐसे हम प्लांट और भी जगह लगाएंगे जिसको हम गोबर गैस प्लांट बोलते थे, आजकल उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं। थैंक यू। पीछे से आवाज आ रही थी। मेरा सवाल कि मिट्टी को जैविक होने में कितना समय लग जाता है? मिट्टी को जैविक होने में 3 साल लगते हैं। और सर जो घास हो जाती है उसको कैसे साफ किया जाता है? घास को तो जी नलाई से साफ किया जाता है, नलाई गुड़ाई से, कोई केमिकल से नहीं कराया जाता। सर, मैं राजेश आर्य, बड़ीच न्यूज़। मेरा सवाल ये है कि केमिकल खेती से, केमिकल जब खेती में डालते हैं तो क्या जमीन बंजर होने के चांसेस भी रहते हैं?
बंजर होने के लिए 101% रहते हैं। जब उसमें केमिकल लगाई जाएगा तो उसमें तो ये केमिकल जब लगे केमिकल खेती तो हो ही रही है, तो क्या ये सारी जमीन आप बंजर ही होते जा रही है क्योंकि हर जगह केमिकल का तो उपयोग किया ही जा रहा है। हमने तो ये केमिकल तो हमने छोड़ दिया, हम तो ज्यादातर इसी पे आ गए ऑर्गेनिक पे। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है आपसे कि मेडिकल इंडस्ट्रीज को आप नकार रहे हैं और जो आपका जो आप बता रहे हैं नीम की वगैरह या DIP डाइट वगैरह ये ज़्यादा, तो जो लाखों रुपए खर्च करके जो डॉक्टर बनते हैं उनको क्या वो चीज़ छोड़ करके ये DIP डाइट की तरफ के इस तरीके का काम कर लेना चाहिए? और फिर मेडिकल इंडस्ट्रीज का क्या होगा जो ये अरबों खरबों का जो कारोबार है उसका? मेडिकल इंडस्ट्री दूध की इंडस्ट्री है, वो गब्बर की इंडस्ट्री है, तो वही हाल होगा जो गब्बर का हाल हुआ था पहली बार। और जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ भी हिम्स हॉस्पिटल में भी और डॉक्टर क्लिनिक में भी बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर जुड़ चुके हैं जो इस तरफ बोल चुके हैं, इनमें से कुछ अभी आए भी हैं, आपसे मिलाया भी था। तो चाहे वो एंटी हैं लेकिन उनका मकसद हमारा मकसद लोगों को ठीक करना, और मुझे लगता है काफी और भी डॉक्टर